जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग जो है क्विज सीरीज जो चल रहा है सामान्य अध्ययन का, उसका छठे क्विज सीरीज को हम लोग अभी इस फॉर्मेट में तैयार करेंगे, जो कि घटना चक्र पर आधारित सारे प्रश्न हैं और जो कि भौतिकी का एक्सरसाइज 5 और 6 इससे रिलेटेड है। इस तरह से लगभग जो है ना 30 क्विज में पूरा आपका घटना चक्र साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जब भी टाइम मिले, जहाँ भी टाइम मिले, एक बार आप पूरा देख लीजिए तो सारे क्वेश्चन आपके माइंड में हो जाएंगे। और उसके बाद आप फिर दोबारा देखना हो तो 2 का स्पीड लगा करके स्पीड में देख लीजिए। तो लगभग ये आधा घंटा के अंदर जो है ये 2 चैप्टर इसमें संग्रह किया गया, एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 6, जो कि आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न इसके बाद लगाइए तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मिलते हुए मिलेंगे। याद रखिए, अधिक से अधिक अभ्यास आपको सफलता दिलाएगी। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है पहले आप देखिए, तब लाइक करिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारी टीम का जो प्रयास आपके लिए हमेशा अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो इसका मुख्य रूप से आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। और ये क्विज फॉर्मेट में सो के नहीं, सिंसियर होकर बढ़िया से देखिए, तभी जाके सफलता मिलेगी। नहीं तो तैयारी बहुत कर रहे हैं और सबका मिल जाएगा, इसे टाइम पास मत करिए। तो आप ये इसके साथ आंसर देते चलिए, और ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। पानी की बूंद गोलाकार होती है किस कारण से? तो ये किस कारण से होती है? तो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो है ना अगर इसमें छोड़े गए हैं, मतलब हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन कुछ इधर उधर हो गए, तो उसे माइंड नहीं करना, जो क्वेश्चन उसको तैयार करते जाइए। तो पृष्ठ तनाव जो होता है, तो मतलब इसमें क्या होता है, अन्य आकृतियों के क्षेत्रफल से कम हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें मुख्य रूप से गोलाकार होती है, तो वह किस कारण से होती है? जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसी कारण से वह गोलाकार होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला ये द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहता है, न्यूनतम क्षेत्र जब घेरा जाता है तो उसे क्या कहता है? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? नैनो द्रव्य, छोटा द्रव्य, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो वह होता है घर्षण बल होना। उसके बाद तेल जल के सतह पर फैल जाता है, क्यों फैलता है तेल जल की सतह पर? कि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, कि तेल जल की अपेक्षा कम घना है, कि तेल का तनाव पानी के तनाव से अधिक होता है, इसलिए होता है। तेल का तनाव जो है ना, ये आपका कि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, ये हो जाएगा। तेल का तल तनाव वो पानी से कम होगा, इसीलिए हल्का हो गया, तो पानी की सतह पर ये तेल तैरते रहेगा। अगला, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, वो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। उसका घनत्व पानी के घनत्व आ जाएगा, तो घनत्व दीजिए, उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, अधिक जैसे तो होगा तो डूब जाएगा। उसका घनत्व पानी घनत्व से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कम है तभी ना उसके सरफेस पे तेल तैरते रहेगा। उसके बाद साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? अंदर का दाब, तब ना साबुन फूल जाता है। कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब काम करता है, अंदर का दाब ज़्यादा हो जाता है तो इस वायुमंडलीय दाब को धीरे 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 करके आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार से जब यह बड़ा होते जाता है तो वायुमंडलीय दाब इस पर एक समय होता है हावी हो जाता है और ये फैल के फूट जाता है, तो वायुमंडलीय दाब से अंदर का दाब अधिक होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यदि साबुन के 2 भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो यह क्या होगा, दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा कि छोटा बुलबुला छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, छोटा और छोटा हो जाएगा, बड़ा और बड़ा आकार का हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? वो जो उसको आवेशित किया जाता है क्या घटित होगा? तो जैसे आवेशित करते तो वह फैलेगा, जैसे फैलेगा इसका मतलब उसका रेडियस त्रिज्या बढ़ रहा है। जैसे पहले ये है तो ये हो गई है, तो त्रिज्या पहले छोटा सा था, त्रिज्या पहले मान लीजिए इतना था, अब त्रिज्या कितना होगी? इतना बड़ा। त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या मुख्य रूप से इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगला देखते हैं, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिसकी बीमारी नीचे दी गई, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दीर्घवृत्तीय होती है? किस एक में होती है? 1 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाले तार की 1 मीटर लंबाई, 2 mm व्यास वाले तार 3 मीटर लंबाई, यही होगा ना, 3 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाले तार में होगा, क्योंकि लंबाई जो होता है हमेशा व्यास का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यदि कोशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? तो यहाँ पूछ रहा है, तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। सही बात है, कोशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है और दीप जलता है, तो ये तो होता है, एक तो सही है। मृदु पेय पदार्थ का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाते। दूसरा, स्ट्रॉ का कोई रोल नहीं है, स्ट्रॉ तो सीधा उसके प्रेशर से ऊपर आता है ना, तो स्ट्रॉ का इसमें नहीं है। कोशिकत्व मतलब अपने आप होता है। स्याही शोक पत्र कम विफल हो जाता है, ये भी सही है, स्याही शोक पत्र में भी कोशिकत्व काम करता है। कि बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर उगते नहीं, सही बात है, कोशिकत्व के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1, 3 और 4 है, तो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? किसके लिए नहीं है? स्याही का सोखना, कि भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, कि सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, कि पौधों की जड़ों से जल या इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। क्या है? एक नहीं है, स्याही का सोखना है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना भी मुख्य रूप से इसमें है, सूती कपड़े है, पौधों की जड़ों से जल इसके पर्ण समूह, ये जड़ जाइलम फ्लोएम काम करता है, कोशिका तो जड़ से ऊपर, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से संसंजक वगैरह सब क्रिया चलती है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो वही होता है, क्या कारण से ऊपर चढ़ता है? तो मुख्य रूप से पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या होता है? वही है, कहीं पृष्ठ तनाव आएगा या कोशिकत्व आएगा, तो आप आंसर मार दीजिए।
तो यहाँ तरल की अपेक्षा अधिक श्यान होता है। श्यान से कोई मतलब नहीं, श्यान मतलब गाढ़ापन। तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक होता है। तरल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव में, तरल का पृष्ठ तनाव जल की पृष्ठ तनाव से कम नहीं होता, इससे अधिक होता है, इस कारण से ऊपर चढ़ता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो आकार मुख्य रूप से क्या आकार बढ़ेगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब से अंदर का दाब अधिक हो रहा है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, जैसे ताप बढ़ता है तो द्रव क्या होता है? गाढ़ा होता जाता है। श्यान मतलब होता है जो जितना गाढ़ा होगा उसको ज़्यादा श्यान माना जाता है। तो श्यानता क्या होगी? श्यानता मुख्य रूप से गाढ़ा होता है ना। ताप के बढ़ने के साथ भी हो जाएगा। अगला देखते हैं, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसकी? सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल की, कि खून की, कि वायु की, शहद की? सबसे ज़्यादा शहद की श्यानता होती है, क्योंकि वह गाढ़ा हो जाता है इसलिए। उसके बाद शहद के बाद आपका खून हो जाएगा, फिर हो जाएगा जल, लास्ट में हो जाएगा वायु। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का कारण क्या है? क्योंकि पेन के अंदर में होता है ना, स्याही के अंदर में एक दाब, वायुमंडलीय दाब काम करता है, इस कारण से जब दाब कम हो जाता है तो स्याही बाहर आ जाता है, तो वायुमंडलीय दाब कमी के कारण ऐसा होता है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक, जितना भी हाइड्रोलिक लगा रहेगा ना, सब आपका पास्कल के नियम के अनुसार कार्य करता है। तो और इसी के साथ हमारे प्लेलिस्ट में अभी क्विज सीरीज करके है, तो आप निश्चित रूप से उसे देखिए, तो आपका सीक्वेंस में तैयार होते जाएगा, और पूरा घटना चक्र जो है ना, वो लगभग 17 क्विज में आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक साथ देखने में बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन कुछ तरीके से तैयार करिए सिस्टमेटिक वे में, आप आधा घंटा 1 घंटा समय निकालेंगे तो आपका हो जाएगा। याद रखिए, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास आपको सफलता दिलाएगी। कोचिंग इधर उधर भटकने से हम माध्यम है, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल भारतीय, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांतिकारी ला दी? लोगों के आवागमन के तो बिल्कुल सही है, लोगों के जुड़ाव भी अच्छा होगा, लोगों की संवेदनशीलता से कोई मतलब नहीं है। तो 1 और 2 सही है, किसमें है? तो मुख्य रूप से आपका ये हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बैरोमीटर पाठ्यांक अचानक एकाएक गिरावट आ जाती है, तूफान आएगा, मौसम सुस्त होगा, शुष्क तूफान आएगा। याद रखिए, बैरोमीटर का तापमान अगर धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ, धीरे धीरे नीचे तो बारिश होने की संभावना, और एकाएक नीचे अगर हो जाता है एट रैंडम तो समझिए कि तूफान आएगी। नीचे दिए गए 4 क्षेत्र दिखाए गए और किससे फवारे पर ध्यान दीजिए, कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, फवारे से कौन से क्षेत्र की पानी अधिकतम दूरी पर जाएगी? याद रखिएगा, तो अधिकतम दूरी पर कौन सी जाएगी? तो डी नंबर 1। याद रखें, जो सबसे नीचे होता है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर काम करता है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर कम। घर में भी देखते होंगे कि फर्स्ट फ्लोर से टंकी सबसे ऊपर पर आता है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर अगर आदमी सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता है तो वहाँ पानी का फ्लो बहुत स्पीड में आता है, लेकिन वहीं पर सेकंड फ्लोर से स्पीड कम, थर्ड फ्लोर से स्पीड, वही चीज़ यहाँ पर लागू होता है। अगला, ये किसी देखा, एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय गति से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिचय दिखा। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? पेट्रोलियम से हम जब परिष्करण करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो उससे हम लोग मुख्य रूप से एस्फाल्टर प्राप्त करते हैं, या पेट्रोलियम के परिष्करण के दौरान हमें मिलता है। जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? बर्फ ऊष्मा की कुचालक है, कि झील की सतह और वायु के तापमान एक समान होने के कारण ऐसा होता है कि जल की सघनता 4 डिग्री से जल की सघनता 4 डिग्री सी पर अधिक होती है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहता है। उसके शरीर की बनावट इस प्रकार है कि वे ऑक्सीजन के बिना, देखें, पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे जो होता है वह हमेशा पानी रहता है, ऊपर तो जम जाता है 0 डिग्री सी पर, लेकिन नीचे 4 डिग्री से मतलब नीचे पानी द्रव अवस्था में ही रहता है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं कि मुख्य रूप से ठंडा तो नीचे वैसे होता है। बर्फ जमी झील के अंदर की मछलियां जीवित रहती है। क्यों? क्योंकि ऊपर ना जम जाता, नीचे वैसा ही रहता है। मछलियां नियत तापी जीव है, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है, कि झील की तली पर जल नहीं जम पाता, कि बर्फ ऊष्मा का उत्तम तो वही है, बर्फ वहाँ पे मुख्य रूप से जम नहीं पाता अंदर में। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। अगर वस्तु का मात्रा हम बदल देते हैं तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो मुख्य रूप से इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे आयतन। वस्तु की मात्रा बदल देंगे तो फिर भी घनत्व क्या रहेगा? घनत्व अपरिवर्तित ही रहेगा। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक होता है, घनत्व किस पे? याद रखिएगा 4 डिग्री सी पर आपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक होता है। घनत्व ये होता है, घनत्व अगर कहा जाए पहले क्या होता है? पहले घनत्व बढ़ता है 4 डिग्री सी के बाद फिर घनत्व घटना स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया घनत्व का। अगर वहीं पे आयतन पूछेगा तो आयतन का ये चित्र पैराबोला बनाइएगा, तो 4 डिग्री सी पर क्या होता है? 4 डिग्री सी पर आयतन क्या होता है? आयतन न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब कि घनत्व क्या होता है? यह अधिकतम होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आप लोग आंसर देते चलिए क्विज फॉर्मेट पर। 4 डिग्री सी पर जल का अधिकतम घनत्व कितना पे होता है? अब डिग्री सी पर 4 डिग्री सी होता है ना, तो उसको केल्विन में हम तोड़
होते हैं। केल्विन बराबर क्या होता है, के बराबर सी प्लस 273। सी का मान कितना, 4 प्लस 273, 273 4 कितना 277 केल्विन पर। कथन ए, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कथन 2 है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या मुख्य रूप से है, तो यहाँ पे है मतलब ये तो सही है परंतु आर गलत है ना, अधिक होगा तो क्या होगा, तो सही से काम नहीं करेगा ना। लोहे की कील पर पारे क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, बस घनत्व का चक्कर है। देखा, लोहे का भार पानी के भार से अधिक होता है, लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है और पारे से कम होता है। तो यही होगा ना, पानी से अधिक होता है लेकिन वह पारे से कम होता है। तो इसी कारण से पानी से घनत्व अधिक रहेगा तो क्या कहते हैं, यहाँ का तो लोहे की कील पारे पर तैरता है, घनत्व अधिक रहेगा तो डूबेगा, लेकिन पारे से कम रहता है इस कारण से ऊपर से तैरते रहता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों? क्योंकि सुई का नोक नुकीली फुकीली नहीं है, घनत्व का यहाँ पे बात कर रहा है। तो कहाँ घनत्व है, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। सही बात है, सुई जितना पानी को, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक हो जाता है। अधिक जैसे होगा, भार अधिक हो गया, बढ़ गया, इसलिए वह डूब जाता है। लेकिन जहाज में ऐसा नहीं रहता है, वह कम ही रहता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती होती है, बस घनत्व का चक्कर है। पानी का उत्प्लावन बल की, उसके पृष्ठ तनाव की, श्यानता की, गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ पे मुख्य रूप से उसकी श्यानता के कारण ऐसा होता है लोहे की जो सुई। उसके बाद अगला प्रश्न, श्यानता ने पृष्ठ तनाव F/L, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, जैसे जैसे बाल्टी ऊपर आएगी ना, कुएं से बाल्टी की जब तक डूबी रहेगी, आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है, तो वस्तु का भार पानी से जो होता है ना कम होता है। तो मुख्य रूप से पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगा, अंदर तो हल्का लेकिन सतह से ऊपर आएगा तो भारी होना स्टार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा हुआ है, इसका जल में भार कितना होगा? 200 ग्राम जल भरा हुआ है, इसका जल में भार कितना होगा? तो इसमें जो है वह कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य, इसमें भार पे कोई असर नहीं, क्योंकि जो होता है ना भार में कमी आ जाएगी, या हटाएंगे द्रव के बराबर होता है। जैसे द्रव में कोई चीज़ डालते हैं तो जितना द्रव हटाता है जल द्रव पानी, अगर इसका भार 200 ग्राम तो 200 ग्राम के बराबर ही हटाता है, तो भार क्या हो गया, 200 ग्राम माइनस 200 ग्राम क्या हो गया, शून्य हो गया, कोई मतलब नहीं रहा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक होना किस कारण से होता है? क्रीम का दूध से जो अलग होता है, तो यह मुख्य रूप से इसमें अपकेंद्रीय सिद्धांत कार्य करता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या? तैरने का जैसे आया तो घनत्व की बात यह कर रहा है, घनत्व कम होता है इसलिए ऊपर तैरते रहता है घनत्व के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से यह प्लूटोनियम है, न्यूटेरियम है कि प्लूटोनियम है कि फ्रांसियम है कि टेक्नीशियम है? तो सबसे पहले जो तैयार किया गया था, याद रखिएगा, 1937 में टेक्नीशियम का उत्पादन सबसे पहले किया गया था, सर्वप्रथम किया गया था। हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के साथ में, या आप जहाँ भी जुड़े हैं, चाहे यूट्यूब से या फेसबुक के माध्यम से या कहीं पे इंस्टाग्राम पे, आप शेयर करिए ताकि हमारा अपना भी लगातार हम आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। और साथ साथ में हमारे प्लेलिस्ट में जो SPD GK करके, जो SPD में इस स्टार्टिंग में जो 40 पेज है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनका पूरा लगभग 6 घंटे का है, तो आप लगभग उसको आधा किताब लगभग उसी में कंप्लीट होता है, तो उसको तैयार कर लीजिएगा, तो GS में आप निश्चित रूप से दबदबे की स्थिति में रहिएगा। और इसके साथ साथ में जो है ना, हमारा जो अभी हर संडे अप टू एग्जाम तक दरोगा का आपको हम सेट उपलब्ध कराएंगे, तो दरोगा के सेट मारते रहिए। काफ़ी क्वालिटी सॉल्यूशन वीडियो ऐसा जितना भी यूट्यूब पे ऑप्शन A ऑप्शन B सब कर रहा है, तो उसमें सॉल्यूशन दिया, आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको निश्चित रूप से अन्य सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। आप 100 क्वेश्चन में 500 क्वेश्चन कवर होगा लगभग आधे घंटे में, तो आप निश्चित रूप से देखिए। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर सतह पर रहता है? जैसे मान लीजिए आइसबर्ग का 100 भाग है, तो ऊपर 90% भाग डूबा रहता है, तो 110% ही ऊपर रहता है, तो कितना हुआ, 1/9 भाग। अगर पूछेगा कितना डूबा कितना रहता है, तो 9 में 1 है, 1 आइसबर्ग है, 1 का 9/, तो 8/9 भाग वो हमेशा डूबी स्थिति में रहेगा। देखिए, पानी के एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा था, जब पानी पिघल जाती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा कि कम रहेगा? उतना ही रहेगा, तो मतलब उतना ही रहेगा, कोई इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। पानी के 4 डिग्री सी पर शरीर तैरता है, जबकि तापमान 100 डिग्री सी हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, कि लगभग शरीर यह क्या हो जाएगा? शरीर डूब जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व जो होता है ना 100 डिग्री से, तो पानी के घनत्व मतलब एक तरह से कम हो जाएगा, इसके कारण से वह डूबेगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, क्यों आसान है? क्योंकि वह समुद्र में घनत्व का इशू आता है, तो इसीलिए आसान है कि समुद्री जल जो होता है ना, मुख्य रूप से समुद्री जल नमकीन होता है, तो कि समुद्री जल या गहरा होता है, कि समुद्री जल मुख्य रूप से भारी होता है, कि समुद्री जल मुख्य रूप से हल्का होता है।
तो भारी होगा, शरीर से भारी होगा, इसीलिए उस पर तैरते रहता है, हमारा वेट वहाँ पे हल्का हो जाता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में आता है, याद रखिए नदी छोटा जगह से आया ना, बड़ा जगह पे जब उसका हो गया तो उसका सीना चौड़ा रहेगा, मतलब ऊपर उठ के बात करेगा, वो कुछ ऊपर उठा रहेगा। हाँ याद रखिए, समुद्र से जब वह नदी में आएगा तो छोटे क्षेत्र पे आया ना तो डाउन वाली जगह तो नीचे हो जाएगा, याद रखिएगा। कथन है जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, बिल्कुल एकदम बड़ा क्षेत्र में गया तो ऊपर उठेगा। सागर के जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो कथन आर भी ये सही है और दोनों का स्पष्टीकरण घनत्व के संबंध में है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति से, विश्राम की स्थिति से, मानसिक स्थिति से, आंकड़ों का अध्ययन, तो विश्राम की गति से। स्थिति विज्ञान गति से संबंध में बात करता है तो विश्राम की स्थिति होता है, या गति की स्थिति दो ही होता है ना, तो यह विश्राम स्थित है तो रुका हुआ है तो विश्राम की स्थिति से। चलिए हम आगे एक्सरसाइज 6 का क्विज करेंगे। यह घटना चक्र के प्रश्नों का संग्रह है, हम आपको पहले ही बता देते हैं। घटना चक्र में जितना प्रश्न पूछा गया ना, आप याद करिए, उसको जैसे भी रट जाइए, चाहे आप पढ़ के रटिए, देख के रटिए, सुन के रटिए, क्विज देकर रटिए। सबसे आसान तरीका होता है पहले पढ़ने के बाद या क्विज देखने के बाद लगातार अभ्यास करिएगा तो मन मस्तिष्क में छप जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं आपके, लगभग मान के चलिए आधा घंटा 40 मिनट में पूरा कवर हो जा रहा है 2 अध्याय। इसमें मान के चलिए कि लगभग आपका जो है 300 से 400 क्वेश्चन तैयार हो जाने हैं कंसेप्ट के साथ में, तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप अभ्यास पर बस फोकस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। कोचिंग क्लास तभी आपका फायदा करेगा जब आप प्रश्नों पर आइएगा, अभ्यास करिएगा, आपको पता चलेगा अपनी कमजोरी का। और आप जैसे जैसे उसके बाद जैसे घटना चक्र बनाने के बाद सेट पे आइएगा ना, तो आप बहुत बेहतर स्थिति में रहिएगा, या कहीं आप ग्रुप में भी सेट मारिएगा तो आप बेहतर स्थिति में रहिएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो आप अध्ययन करते रहिए। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है? किस विकिरण में सर्वाधिक जो मुख्य रूप से होता है, तो न्यूनतम प्रति विकिरण क्वांटम होता है, याद रखिएगा कि इसमें 200 से लेकर के 280 mm के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण किस परास में दिखता है? यह दृश्य किरण की बात कर रहा है और दृश्य किरण 400 से लेकर के 700 nm के बीच में दिखता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? अभी तुरंत बताए 400 से 700 के बीच में होता है, तो देखिए 390 से 780 लिख रहा है, तो नियर बाय है, तो ऑप्शन नंबर डी हम जा सकते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के लगभग ये आपका 7600 एंगस्ट्रम के बीच, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह कितना एंगस्ट्रम के तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक होता है? तो लगभग 5500 एंगस्ट्रम के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। और मानव आंख जो है ना, मुख्य रूप से पीला एवं हरे रंग के लिए सर्वाधिक जो है सुग्राही होता है। उसके प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश तरंग के रूप में, कण के रूप में, कि दोनों रूप में? दोनों रूप में चलती है, प्रकाश तरंग के रूप में भी और कण के रूप में। जैसे कण के रूप में अगर चलता है, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव हुआ, क्रॉम्पटन प्रभाव हुआ, ये सब होता है क्या जब प्रकाश कण के रूप में चलती है, और तरंग के रूप में जब प्रकाश चलती है तो व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवन होता है, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि वह छोटे कणों से बना होता है, क्योंकि प्रकाश का वेग बहुत होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ये सही है। देखिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? शीर्ष, ये है तरंग दैर्घ्य, शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य इतना सघन होता है ना, आपस में क्लोज होता है ना, कि वह सामान्य आंख से दिखाई नहीं देता है। तो तरंग दैर्घ्य के कारण इसलिए हमको लगता है कि प्रकाश चल रहा है, लेकिन प्रकाश इस तरंग दैर्घ्य इसमें इशू फैक्टर रहता है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? जब यह वेग की बात कर रहा है तो किसका वेग अधिकतम हो जाएगा? तो यह प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, क्योंकि प्रकाश जो है निर्वात से गुजरती है। प्रकाश ध्वनि से कभी नहीं, प्रकाश जो है ना निर्वात से गुजर सकती है, लेकिन ध्वनि निर्वात से होकर के नहीं गुजर सकती है। और विभिन्न माध्यम में सबसे अधिक निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक आकाशीय पिंडों का, तो इसका हो जाएगा प्रकाश का वेग अधिक होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, वहीं वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और पानी में प्रकाश का चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वहीं कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से आंसर हो जाएगा, इसको 10⁸ बना लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड के होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 9 गुना 10 होते हैं मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो प्रकाश की गति 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, याद रखिएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, सबसे अधिक प्रकाश का वेग किसमें होता है? याद रखिएगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है हीरा में। सबसे अधिक प्रकाश का वेग मतलब अपवर्तनांक जिसका सबसे ज़्यादा होगा प्रकाश का वेग, उसी में सबसे अधिक होगा। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? सबसे कम जो गति हो जाती है मुख्य रूप से, तो यहाँ निर्वात में प्रकाश
प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है? निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? तो सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। और सबसे न्यूनतम कहाँ होगी? कांच में। मतलब जाते हुए, मतलब ठोस में जाते हुए सबसे न्यूनतम हो जाएगी। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। हवा में जो प्रकाश की चाल मुख्य रूप से दाब पर, घनत्व पर, या दाब, ताप और घनत्व पर कि तापमान पर। याद रखिए वायु में प्रकाश का वेग घनत्व, तापमान एवं दाब तीनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है घनत्व पर भी, तापमान पर भी, दाब पर भी। तो यानी यह जो है ना यहाँ पे कंफ्यूजन दे रहा है, तो इसका स्टार मार लीजिए, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर रख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश का धरती पर आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 6 सेकंड 8.5 मिनट के बराबर लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में? तो 8 मिनट में। क्विज फॉर्मेट में आप भी जवाब देते चलिए, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो अगर दूसरे बार में तो गलती नहीं होना चाहिए। एक दो बार आप देख लीजिए ना, उसके बाद आप बनाइए ना सेट, देखिए कितना बढ़िया से आपसे बनेगा। खाली जो है ना आपको टाइम पास करने से कोई फायदा, अपने आपको एक्सक्यूज मत दीजिए कि नहीं कैसे होगा, कैसे पढ़ पाएंगे, हमारे पास किताब नहीं है, ये नहीं। अरे आप देखिए, कंटेंट देखिए बढ़िया से, उसके बाद 2 बार 3 बार देखिए, फिर जवाब दीजिए, देखिए धनाधन बनेगा। उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस करिए, रिजल्ट काहे नहीं होगा? रिजल्ट तो आराम से होगा। प्रकाश तरंगों से वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है, वे कौन सा चर मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग। तरंगदैर्घ्य और वेग याद रखिएगा प्रभावित होता है। क्या नहीं प्रभावित होता? तो आवृत्ति वह ज्यों का त्यों रहता है। याद रखिए ओ आ वाला कुछ नहीं होता है, और लेकिन तरंगदैर्घ्य और वेग तब प्रभावित हो जाता है, याद रखिएगा। अब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? अ से अपरिवर्तित, अ से आवृत्ति, याद रखिएगा डी। और वेग उसके बाद परिवर्तित क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से तरंगदैर्घ्य और वेग, ये दोनों परिवर्तित होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से निम्न में से कौन सा बदलता नहीं है? क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। अगला है कि जब प्रकाश की किरण जो है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, मतलब माध्यम बदल रहा है, तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है। कि इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब की ओर झुक जाती है। इसकी चाल घट जाती है तथा यह अविलंब से दूर हटती है। इसकी चाल घट जाती है तथा यह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका मुख्य रूप से आंसर जो होगा ना, इसकी चाल बढ़ जाती है, अविलंब से दूर हट, ये भी सही है। इसकी चाल बढ़ जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, दूर भी होता है और की ओर झुकता है, मतलब ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में यह बदलता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जक नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका मुख्य रूप से कौन सी गैस है? नियॉन गैस है। आप ही इसके साथ जवाब देते चलिए। साफ देखिए, कुछ चीज़ होता है उसमें कंसेप्ट नहीं होता, उसको रटना पड़ता है, इसलिए आपको रटना पड़ेगा, चाहे जैसे भी रटिए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना पर आधारित है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण की, विवर्तन और परिक्षेपण की, ध्रुवन और व्यतिकरण। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवन और व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। अगला, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? जब प्रकाश जाएगा कहाँ से? तो जब प्रकाश जाएगा वायु से, और जब प्रकाश वायु से कांच की ओर जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है ना, इसमें हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब प्रकाश, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहा है, जब प्रकाश हीरे से कांच में जब जाता है ना, तो आपतन क्रांति कौन से अधिक हो जाता है? तो उसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब प्रकाश जाता है और वापस लौट आता है, उसी को कहते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना का अनुप्रयोग द्वारा होता है। ऑप्टिकल फाइबर होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मतलब वही होता है जब प्रकाश गुजारा है तो उसका क्रांतिक कोण से वह आपतन कोण अधिक हो जाता है, परिणाम था जैसे वहाँ जाता है प्रकाश वापस आ जाता है। प्रकाश तंतु संचार में संकेत किस रूप में होते हैं? प्रकाश तंतु में जो संचार दिया जाता है वह होता है प्रकाश तरंग के रूप में जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तंतु प्रकाशिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल यह है आपका करेक्ट है। उसके बाद प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अधिक कम होती है, यह भी सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होती है, यह भी सही है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण ये द्वारा 1 और 2 3, इसका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। अगला, मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोपी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोपी अंदर में जो होता है तो प्रकाश का सकल आंतरिक, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक इंडोस्कोपी है। इंडोस्कोपी क्या है? तो इंडोस्कोपी एक प्रकार का यह जो है मुख्य रूप से चिकित्सीय उपकरण है। संकीर्ण दूरदर्शी वगैरह कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह क्या चिकित्सीय उपकरण है? मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका जो रेगिस्तान में अक्सर यह भ्रम पैदा होता है कि वहाँ पे जल है कि नहीं, इसका मुख्य रूप से कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वहाँ पे मृग मरीचिका की स्थिति बनती है। मरीचिका का बनना उदाहरण है, किसका बनना है? प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आप भी क्विज की तरह जवाब देते चलिए, आपका अपने आप यह तैयार हो जाएगा। 1 बार 2 बार वीडियो देखिएगा, तैयार हो जाएगा। हाँ, चैनल पर जुड़े हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल
को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारी टीम आपके लिए प्रयास करती है कंटेंट पर निश्चित रूप से आपके लिए कंटेंट उपयोगी कंटेंट लाते रहें। मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? मृग तृष्णा मतलब मृग मरीचिका, जिसको कहा जाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित प्राकृतिक स्थलों पर विचार करिए। स्थलीय तापन होता है, प्रकाश परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है। निम्नलिखित पर विचार करने के लिए कारण है ना, तो प्रकाश स्थलीय तापन होता है ना, और प्रकाश का अपवर्तन। इनमें से मृग मरीचिका का कारण क्या? स्थलीय तापन और प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 और 3, मतलब रेगिस्तान क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, जिस कारण से है ना अपवर्तन होता है प्रकाश का। तो लगता है क्या कि वहाँ पे वह जल है ही, लेकिन ऐसा नहीं है, वह एक भ्रम है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्यों इसका जगमगाता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, क्योंकि उसका आपतन कोण जो होता है ना, वह क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इस कारण से जिस माध्यम में हीरा प्रकाश जाता है उसी माध्यम वापस लौट आता है। उचित रीति से कटे गए हीरे असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, कि उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। तो यह अपवर्तनांक से रिलेटेड ही बात कर रहा है, तो उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, इस कारण से ऐसा होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके कारण चमकता है? तो यह मुख्य रूप से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इस वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जवाब देते चलिए, और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, सेट प्रैक्टिस का अभ्यास करिए। आप जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी आप एक बार कम से कम वीडियो देख लीजिए, देखने के बाद फिर दोबारा आप स्पीड लगा दीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। हाँ, इसी के प्लेलिस्ट में SPD साइंस करके है, आप एक बार उसे भी देख लीजिए। तो बिहार में जितने एग्जाम हो उसके सारे प्रश्नों का हल संग्रह है, आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहिएगा एग्जाम में प्रश्न के संदर्भ में। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण बताया गया। हीरा अपने ही आकार का अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कथन यह है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो यह कथन एक और आर दोनों मुख्य रूप से जो है ना, यह जो कथन पूछ रहा है ना, तो कथन जो है आपका क्या कहता है, ये तो सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने का तरीका क्या है? त्रिविमीय 3 डायमेंशन जो होता है ना, उसको होलोग्राफी तकनीक कहा जाता है। होलोग्राफी से ऐसा किया जाता है। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो होलोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करना, प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना, क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं रोस्टर स्कैन, इसी को कहते हैं रोस्टर स्कैन होता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। किसके आर पार जाती है? तो वह सभी पारदर्शी माध्यम के जो आर पार जाती है। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। किसका किस चीज़ का प्रयुक्त किया जाता है? तो मुख्य रूप से लेजर बीम का इसमें उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक CD ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अपवर्तन के परिघटना के आधार पर, कि परावर्तन तथा पारगमन के परिघटना, परावर्तन और विवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन के परिघटना के आधार पर ऐसा किया जाता है। देखिए, क्रॉम्पटन डिस्क जो होता है ना, पर सुरक्षात्मक एक प्रकार का लेयर कोटेड रहता है। और यह निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अगला जो है ना, यहाँ है निम्नलिखित कथनों पर विचार की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कि दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। कि जल में दृश्य प्रकाश का गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होता है। कि यहाँ पे विचार करने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना, अति चालन वाहनों का पता मुख्य रूप से लगाने के लिए इसका किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 तो करेक्ट, 3 है यहाँ। रेडियो तरंग द्रुतगामी दोलायमान विद्युत के धाराओं के साथ उत्पन्न होती है, भी सही है, और 4 भी सही है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। एक चलचित्र में पूरी फिल्म एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाने के कारण आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1% तक बना रहता है। कि यह इसका कारण है। कि अगला नंबर है कि कारण, तो मतलब कि हटाने के बाद 0.1 तक बना रहता है। ये कारण तो मुख्य रूप से जो है ना, कि यहाँ पे क्या कथन, एक चलचित्र पर पूरी फिल्म एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड, तो ये कथन जो है सही है, लेकिन कारण ये गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए सही, परंतु आर गलत। ऑप्शन नंबर सी है। दूरदर्शन के संकेतन एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह कैसी है, वक्राकार, इस वजह से ऐसा होता है। दूरदर्शन प्रारंभ में श्रव्य संकेतों का प्रसारण करने के लिए प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक का नाम क्या है? तो इसमें मुख्य आवृत्ति माडुलन होता है। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है कि वस्तु से छोटा होता है, और सीधा वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह वस्तु से छोटा उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अभी नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? अभी नेत्र की बात करें तो यह बनता है कैसा? उल्टा तथा वास्तविक। किस प्रकार का बनता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उल्टा और वास्तविक बनता है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? दोनों आंखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। दोनों आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। किसी कारण मोजेक विजन होता है, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। मेन चीज़ यही है कि इस कारण से हमें दूरी व गहराई
का अनुमान सटीक लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज तक सबसे सुग्राही होता है कि मनुष्य का आँख जो होता है ना लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है कि सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है कि दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो इसमें मुख्य रूप से आंसर जो हो जाएगा ना मुख्य रूप से तो इसमें हो जाएगा मनुष्य की आँख जो है लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आँख जो है पीले और हरे रंग के प्रति सबसे अधिक सुग्राही होता है और कानों द्वारा सुनी जाने वाली यहाँ पे क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से लाल रंग नहीं, यहाँ पे पीला भी बतेगा गए थे वो हरा के लिए सुग्राही। और उसके बाद सब सही है, मतलब सुनने के लिए 1/10, देखने की 1/16 सही है। उसके बाद 1000 हर्ट्ज सुग्राही होता है, सही है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को क्या होता है? मतलब रेटिना पर जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटनाओं में से किस एक के कारण होता है? ताप का, अल्ट्रावायलेट प्रकाश का, इंद्रधनुषी प्रकाश का, इंफ्रारेड प्रकाश का। इसमें तो मुख्य रूप से जो आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तारे का रंग जो होता है वह दर्शाता है। तारे का रंग किस कारण से होता है? तो तारों का रंग मुख्य रूप से उसके तापमान के कारण होता है। तारों में 70% तक जो होता है ना हीलियम पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है सॉरी, और 28% तक जो होता है इसमें हीलियम पाया जाता है, और 1.5% में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी इसमें गैस पाए जाते हैं। उसके और 0.5% तक लोहा और भारी तत्व पाए जाते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? विसरण मतलब एक तरह जो फैलता है तो वह धूलकण के कारण फैलता है। अगला प्रश्न, वातावरण में प्रकाश के विसरण निम्नलिखित वजह से होते हैं, वह धूलकण की वजह से ऐसा होता है। वायुमंडल में प्रकाश के परासरण का कारण क्या है? तो परासरण या विसरण मतलब फैलाना संबंधित है, यह भी धूलकण के कारण ही होता है। आप इसके साथ जवाब देते चलिए। यदि मजेंटा और पीले रंग को दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदन का रंग लाल होता है। यदि सयान मतलब हरिताम नीला और मजेंटा रंग को दो वृत्त एक दूसरे से काटते हैं तो परिच्छेद रंग का रंग नीला हो जाता है। तो यह जो है ना इसका मुख्य रूप से जो आंसर हो जाएगा, मतलब पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? प्रकाश का रंग इसके प्रकाश का रंग मुख्य रूप से तरंगदैर्घ्य के कारण निर्धारित होता है। अगला हम देखते हैं प्रश्न कि निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो विग्योर। तो इसलिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य इसलिए देखते हैं कि सिग्नल सब पे लाल रंग का ही इस्तेमाल किया ताकि दूर से ही दिख जाए। सबसे कम वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे कम होता है बैगनी रंग का, और सबसे अधिक होता है याद रखिएगा VIBGYOR सबसे अधिक लाल, उसके बाद ऑरेंज सबसे अधिक बैगनी हुआ, उसके बाद इंडिगो मतलब होता है जामुनी, याद रखिएगा। उसके बाद फिर ब्लू, उसके बाद पता है ग्रीन, हरा, ऑरेंज और रेड। ये होता है वायलेट मतलब बैगनी, अगर हिंदी में बैगनी। उसके बाद आई मतलब इंडिगो मतलब जामुनी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? सबसे नीचे में VIBGYOR सबसे नीचे में भी है बैगनी वायलेट। निम्नलिखित में से उच्चतम किस में होता है? उच्चतम सबसे ऊपर लाल, तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे उच्चतम होता है। सफ़ेद प्रकाश की उपस्थिति में रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो इसमें होता है लाल रंग। इसका क्या होता है कि निर्वात और वायु निर्वात एवं वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान होता है, निर्वात में भी और वायु में, किंतु अन्य पदार्थ से वह भिन्न हो जाता है। कांच एवं शीशा में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है अन्य पदार्थ में, खास करके कांच और शीशा में। कांच शीशा एक ही है तो बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक हो जाता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम हो जाता है। यही पूछ रहे हैं यहाँ आपको, माध्यम दे दिया है शीशा, इसमें सबसे कम होता है तो लाल रंग का। और नहीं तो निर्वात में अगर कहा जाए तो वायु में वह हमेशा विभिन्न रंगों प्रकाश का भी एक समान ही रहता है। उसके बाद प्रकाश के दृश्य लाल वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। लाल प्रकाश का प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। कथन एक जो है ना लाल प्रकाश जो है हरे से अधिक ऊर्जस्वी, तो क्या कहते हैं ये तो गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक, मतलब क्या है कि एक सही है एक गलत है, परंतु आर से ऑप्शन नंबर डी। हमें क्वेश्चन नंबर 68 है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन की, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, प्रकाश का अपवर्तन। आप भी इसके साथ साथ में आंसर देते चलिए। ये जब भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि साथ साथ में आप ये भी देखते होंगे कि जैसे पानी में डूबा हुआ सिक्का या लकड़ी मुड़ी हुई पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ, वही होता है वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखता है अपवर्तन के कारण। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दृढ़ वृत्ताकार दिखाई देने के कारण क्या है? क्षितिज के साथ जो होता है ना वह अपवर्तन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? अदृश्य भाग से बैक्टीरिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया कि वृक्षों के द्वारा कि बैक्टीरिया देखिए ग्रीन एक होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है जो समुद्र में होता है ना, वह सतह से भी लगभग 400 से लेकर के 8000 फीट तक नीचे पाया जाता है। वह जो है मुख्य रूप से इसी अवरक्त विकिरण के द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्घ्य मतलब लंबाई सर्वाधिक होती है। कथन एक क्या है?
यह ऑप्शन है, इसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे है, तो यही हो जाएगा आंसर। बी सुंदर वगैरह से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 73, तो खतरों का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण है आर कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलाव, फैलना, ताकि सही उत्तर का चयन करें। सही बात है ना, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, और खतरे का सिग्नल भी लाल रंग का, दोनों सही है, प्लस व्याख्या भी है। आगे देखते हैं कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, किस कारण से आकाश नीला। ऑप्शन ए, प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब फैलाव, सही बात है, नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिस कारण से वह हमें नीला दिखाई पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीले रंग और रंगों से सबसे अधिक है कि लघु तरंग, लघु दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल अधिक प्रकीर्णित होता है, कि नीला रंग क्षेत्र को अधिक सुग्राही है, कि वायुमंडल में दीर्घ तरंग को लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। यहाँ लघु तरंगदैर्घ्यों की लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलाव अधिक होगा, स्वाभाविक है, वह उसी कारण में दिखाई देगा। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी प्रकीर्णन सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द ही राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम फैलता है, जिस कारण से यह दूर से ही दिखाई देता है, एक सीध से चलते रहता है, इसलिए इसका वेवलेंथ भी सबसे अधिक होता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन मतलब फैलाव के कारण। अगला है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, तब प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, बिल्कुल कथन एक सही है। और कथन 2 के इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों प्रकाश का प्रकीर्णन से को मतलब नहीं होता, फैलाव से कोई मतलब नहीं होता है। वह उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के सूर्य लाल दिखाई करने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो कथन 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग का प्रकीर्णन सूर्यास्त लाल रंग का ज़्यादा होता है, इस कारण से वह हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अगला है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसी कारण से, तो लाल इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश फैलता है, प्रकीर्णन लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है इसलिए। अगला देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को मुख्य रूप से आकाश का रंग जो है ना, वह कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को दिखाया जाता है, अधिक ऊंचाई से वायुयान को आकाश देता है, तो कैसा दिखाई पड़ता है, अधिक ऊंचाई से, तो वह दिखाई पड़ता है काला, काला दिखाई पड़ता है। आप इसके साथ साथ में आंसर देते चलिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हमेशा उपलब्ध कराते रहें। प्लेलिस्ट में कोई सीरीज चल रहा है, आप सभी क्विज को दीजिए, आपका घटनाचक्र निश्चित रूप से तैयार होगा और आप एग्जाम में बेहतर स्थिति में रहेंगे। समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के लक्षण के कारण। नीला क्यों होता है, तो नीला क्यों प्रतीत होता है, यहाँ ध्यान से आप भी जवाब दिए। प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, बिल्कुल जल प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तित होता है, और जल का कण जो होता है एक वह विरोध का काम करता है, उसके कारण से होता है, प्रकाश टकरा करके उसमें फैल जाता है, इसी कारण से होता है। हमें हरी घास का हरा रंग क्यों दिखाई देता है, क्यों, यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, इसलिए सही बात है, परावर्तित करता है। कोई भी वस्तु उस रंग की इसलिए दिखाई पड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु लाल कलर का है, तो लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब उस पर प्रकाश पड़ती है उसमें 7 रंग होता है, तो सबको अवशोषित कर लेता है, और जो कलर होता है उसको वो अवशोषित नहीं करता, उसको वो परावर्तित कर देता है। जब वही कलर हमारी आंखों पड़ती है तो हमें उस कलर का दिखाई देता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है, प्रसारी विश्व की संकल्पना मुख्य रूप से यह जो है डॉप्लर प्रभाव पर आधारित है। अगला, मान लीजिए कि पृथ्वी के पश्चिम भागी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश की वेग के 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है, वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपों को कैसा दिखाई देगा, तो पृथ्वी पर नीला दिखाई दे रहा, तो कैसा पृथ्वी पर के लोगों को दिखाई देगा, तो मुख्य रूप से वह हमें कैसा दिखाई देगा, तो पीला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पर बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। देखो, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है आभासी, कैसा होता है, कैसा होता है, तो जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य रूप से आभासी होता है और सीधा होता है, याद रखें, तथा कैसा होता है, तथा हमेशा वस्तु से छोटा होता है, याद रखिएगा, आभासी और सीधा, वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न है, उसके बाद कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए, इसीलिए कार के पीछे के जो जगह देखा जाता है उसमें किस दर्पण का इस्तेमाल किया, तो उत्तल, क्योंकि इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी काल्पनिक कहीं रहेगा, कल्पना हमेशा सही किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और क्या सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, आभास देता है। और कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा होता है। और अवतल दर्पण में
कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। वाहनों के पृष्ठ दृष्टिपटल के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? साइड मिरर का बात कर रहा है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? दाढ़ी बनाने में मुख्य रूप से उत्तल दर्पण का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है? सबसे उचित कौन सा होता है कि ऊपर उजला और नीचे काला रहे। हालांकि छाता हमेशा ऊपर काला नीचे उजला मिलता है, लेकिन साइंस यह कहता है कि ऊपर जो है वह उजला रहे और नीचे का रंग कैसा रहे? नीचे का रंग काला रहे। अगला, खगोलीय दूरबीन में बना प्रतिबिंब। दूरबीन में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दूरबीन में मुख्य रूप से जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है, और दूरबीन में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और बड़ा। अगला, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उस पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसे? जब दो समांतर है तो प्रतिबिंब की संख्या कैसी होगी? तो प्रतिबिंब हमेशा अनंत बनेगी, याद रखिएगा। अगर किसी भी एंगल पर अगर प्रतिबिंब रखा रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ-1। थीटा जैसे मान लीजिए 90 डिग्री पर रखा है, 360/90-1, 9 चौके 36, 4 में गया 3 प्रतिबिंब बनेगा, उसी अनुसार से निकालते हैं। लेकिन जब बराबर रहेगा समतल दर्पण का अनंत प्रतिबिंब रहेगा। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य, एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखा जाएगा। समांतर जैसे आया तो अनंत बन जाएगा। जब किसी दर्पण को 9 के कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूमना कैसा रहता है? तो परावर्तित किरण जैसे यहाँ 9 मतलब थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण कैसा हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परावर्तित किरण 2 थीटा हो जाएगा। अगला, यातायात संकेतों पर जुड़ी हुई कांच की छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। उसके ये कथन है, और कारण यह है कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परिवर्तित होता है। तो इसमें आपको जवाब देना है कारण कथन का, तो दोनों सही है और प्लस इसका स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका क्या होता है? 7 रंग जब होता है तो रंग का अलग करने के एक प्रिज्म द्वारा रंग को अलग किया जाता है। रंग को अलग जब किया जाता है तो उसमें होता है भी देखा, सबसे पहले से मान लीजिए कि यह प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश को अलग किया तो यह जो 7 रंग में 1 2 3 4 5 6 7 में मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे प्रिज्म लगा दिया, यहाँ पर से प्रकाश जो है इस पर टकराते हुए इस पर 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7। VIBGYOR। भी मतलब वायलेट मतलब बैगनी, आई मतलब इंडिगो याद रखिएगा, जामुनी। उसके बाद आपको याद हो गया बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे लास्ट में क्या होता है? वायलेट, और सबसे पहले सबसे कम विचलन होता है रेड का। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? वही होता है इंद्रधनुष के नीचे में भी की ओर भी, उसके बाद आई, उसके बाद बी, उसके बाद जी, उसके बाद वाई, उसके बाद ओ, उसके बाद आर। मतलब भी मतलब वायलेट मतलब होता है बैगनी, उसके बाद आई मतलब इंडिगो मतलब होता है जामुनी, उसके बाद ब्लू मतलब होता है नीला, जी मतलब ग्रीन मतलब होता है हरा, येलो होता है मतलब पीला, ऑरेंज मतलब होता है नारंगी, उसके बाद रेड मतलब लाल। अब देखिए खोल लीजिए, जैसे बैगनी जामुनी नीला है, कहीं पे लिखा बैगनी हरा नीला। उसके बाद है क्या कहते हैं, उसके बाद यह मुख्य रूप से आपका आंसर क्या होगा? नीला हरा पीला, नीला हरा पीला ऑप्शन के अनुसार से ये सही होगा, नहीं तो ये मिलाइएगा। और नीला हरा पीला सीक्वेंस में है, इसी अनुसार सीक्वेंस को देखते हैं। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बसता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? इंद्रधनुष जो बनता है इसके लिए क्या होता है? उसमें होता है परिक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है कि आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें जो होता है ना, तीनों होता है, परिक्षेपण, परावर्तन और आंतरिक इंटरनल क्या कहते हैं, परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर आप भी देते चलिए, प्रिज्म के द्वारा। अधिक से अधिक प्रश्नों का जब आप लगातार अभ्यास करिएगा तब सेट लगाने के लिए बैठेगा तो आपको कुल क्वेश्चन टैली करते हुए दिखेंगे, जो आपको लगभग आधा घंटा में आप पूरे लगभग 400 से 500 क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है और आप निश्चित रूप से एग्जाम में बिना कन्फ्यूजन के अच्छी स्थिति में रहते हैं। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो मध्य में कौन सा होता है? VIBGYOR। 1 2 3 जी मतलब क्या होता है? ग्रीन मतलब हरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही होता है इंद्रधनुष का सीक्वेंस, यही है इंद्रधनुष, यही है इंद्रधनुष। मध्य में कौन सा है? 7 गो रंग है तो क्या कहते हैं, 7 गो रंग है तो तीसरा रंग पकड़ना पड़ेगा ना बीच का, इधर 3 माइनस हो गया बीच का एगो। इंद्रधनुष के 2 सीमांत वर्ण पट्टी कैसे होते हैं? 2 सीमांत, दोनों लास्ट में होता है वायलेट मतलब बैगनी और लाल। कहाँ लिखा हुआ? बैगनी और लाल, ऑप्शन नंबर डी। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? यह नहीं देख सकते हैं। क्या होता है? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 12 बजे एकदम सिर के ऊपर से सूर्य रहता है, इसलिए हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया जाता है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। आर, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी से छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। तो क्या हो जाएगा? इसमें मुख्य रूप से ये सही है, परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है
उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट, हाँ, थोड़ा ऊपर तो दिखाई पड़ता है, यानी पहला तो सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक अपेक्षाकृत ऊंचाई, मतलब 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए। अगला, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा, वह जल के अंदर की बात कर रहा है, तो कैसे होता है, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति उत्तल होती है, लेकिन व्यवहार में वह अवतल हो जाता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला, व्यवहार, यहाँ जब व्यवहार पकड़िएगा, व्यवहार करता है किसका, तो अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी भी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? समतल दर्पण है तो न्यूनतम ऊंचाई कितनी, उसके बराबर नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। उसकी ऊंचाई का हमेशा कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण दिया, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, एक और अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, याद रखिए। समतल दर्पण के समतल है, खत्म ही कहीं नहीं होगा, तो वक्रता त्रिज्या हमेशा इनफाइनाइट ही माना जाता है। मतलब 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होता है, 1.50 को 2 से भाग दो, 0.75 मीटर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूर है तो क्या कहता है, वो देखें, ऊ क्या है, ऊ मतलब क्या, ऊ जैसे मतलब उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया था, लेंस का नहीं, सॉरी उत्तल, सॉरी दर्पण लेंस होता है, समझेंगे, उत्तल लेंस के चश्मा में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया था, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया था। अगला, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देखें, दूर दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि मतलब दूर के वस्तु को देख सकता है, लेकिन दोष है तो नजदीक के वस्तु को नहीं देख सकता है। इसका आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति दूर के पिंडों को देख सकता है, यहाँ सही गलत पूछ रही, सही है। लेंसों का नभ्यंतर अधिक, ये भी सही है। निकट के पिंडों पर प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर, इन दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल नहीं, दूर है ना, दूर नहीं कहते, दूर के पिंड देखें, दूर देखें तो उत्तल लेंस में इस्तेमाल किया जाता है, निकट में अवतल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं? दूर दृष्टि का क्या कहते हैं, देखें उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसमें, अवतल लेंस को कनकेव या नतोदार लेंस या अवतल लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ देखिए हिंदी नहीं दिया, अंग्रेजी दिया है, तो नतोदार या कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब होता है आपका अवतल, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसमें, निकट दृष्टि, तो अवतल लेंस प्रयुक्त करके। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला, मायोपिया निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है किसमें, निकट दृष्टि दोष है ना, तो मुख्य रूप से अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा रोग मुक्ति होती है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती। इसका कारण क्या है, पुतली के आकार में परिवर्तन, लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, रोडोप्सिन का व्यंजक और पुनः विचरण की आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। इसका आंसर होगा रोडोप्सिन का विचरण और पुनः जो होता है विचरण होना, मतलब रोडोप्सिन अपनी उसको जो है एडजस्ट कर लेता है। तो इसका आंसर, अगर इसे समझते हैं ना, तो उस आंख में होता है 2, कौन रोडोप्सिन, जिसको फोटो रिसेप्टर भी, रोडोप्सिन रिसेप्टर भी कहते हैं, यह तीव्र प्रकाश को देखने के लिए होता है। जब तीव्र प्रकाश में हम वस्तु देखते हैं तो कौन रोडोप्सिन का इस्तेमाल करते हैं, उस समय जो होता है ना, रोडोप्सिन होता है ना, तीव्र प्रकाश में खत्म हो जाता है, क्योंकि वह अंधेरे में देखने के लिए रोडोप्सिन प्रयुक्त होता है। जब वही होता है ना, हम इसी प्रकार से अपना स्थान जब बदलते हैं, अंधेरे से तीव्र प्रकाश से अंधेरे में होता है, तो रोडोप्सिन जो होता है ना, व्यंजक मतलब अपने रंग को देखने की जो क्वालिटी होती है उसमें एडजस्ट करता है। अगला देखते हैं, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के होते हैं? पढ़ने में जो काम आता है ग्लासेस, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आंखों के संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस के आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना के आगे पीछे गति द्वारा, कि आंख के तरल के अपवर्तनांक में परिवर्तन के द्वारा। इसका आंसर होगा लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मृग तृणा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। मृग तृणा की कथन सही नहीं है, नहीं जैसे आता गोला मार लीजिए। इसका आंसर जो आप दीजिए कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण सही है। गर्मी में सामान्यतया सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े का इस्तेमाल, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक कान गले में उत्तल नहीं बल्कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, खोज पत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह, खोज पत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? वह नतोदार दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। अगला देखते हैं, सर्च लाइट वगैरह जो हम देखते हैं। अगला, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, आंखों के लिए सामान्यतया स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव की सामान्यतया आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। हाँ, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप इस सुझाव को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहता है, और हम ताकि हम आपके सुझाव के अनुसार भी कंटेंट को उपलब्ध कराएं। आंखों के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? किसके कार्य से मुख्य रूप से यह परिवर्तित होता है? तो सिलियरी मांसपेशी के कार्य से यह परिवर्तित होता है।
लेंस की शक्ति मापी जाती है। शक्ति, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो यह मुख्य रूप से लेंस की शक्ति हम लोग जो है किस में मापते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे डायोप्टर है, ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर में। ऑप्शन लेंस की क्षमता मापी जाती है किस में? ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर में लेंस की क्षमता को मापा जाता है। यदि किसी ऐनक के लेंस की का पावर 2 डायोप्टर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी मुख्यतः 50 सेंटीमीटर होगी। याद रखें P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। इसलिए फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगा? 1/p, मतलब डायोप्टर लेंस की क्षमता बराबर होता है, पावर बराबर होता है। तो एक या मीटर में दिया, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। P कितना डायोप्टर क्षमता है? 2 डायोप्टर, 2 घटा दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप चश्मा का क्षमता होता है, सिर्फ वो देखने का होता है 0 डायोप्टर। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस, जिसमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस एक दूसरे से सटाकर रखे गए, इस युग्म का व्यवहार किस प्रकार से व्यवहार होगा? तो यह कैसा होता है? कांच के समतल चादर की भांति व्यवहार करता है। किसका? कांच के समतल चादर की भांति। कैमरा द्वारा द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक अधिक उद्भासन देगा? अधिक उद्भासन कौन सा देगा? तो ऑप्शन F बराबर 32 या 1/60 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा में निम्नलिखित में से किस से तुलना की जाती है? किस चीज से तुलना की जाती है? जो कैमरा पर प्रतिबिंब बनता है उसकी हम लोग तुलना करते हैं किससे? फिल्म से किया जाता है। अगला, आंख, मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह किस पर बनता है? वह बनता है मुख्य रूप से दृष्टि पटल पर। इसी को हम लोग रेटिना भी कहते हैं, रेटिना इसी का नाम है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पर बनता है? तो मुख्य रूप से दृष्टि पटल या रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? आंख में मुख्य रूप से प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। मनुष्य की आंख किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है। देखिए क्वेश्चन ये लगातार वही है ऑप्शन, लेकिन क्वेश्चन पूछने की प्रकृति बदल रही है, इसलिए आप इसका आंसर देते चलिए, तो रेटिना हो जाएगा। प्रतिबिंब बनने की बात करते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे, अपारदर्शी वस्तु का पूछ रहा है, तो जिससे क्या होगा? जिससे वह परावर्तित करता है। किसी वस्तु का वही होता है जिससे वह परावर्तित कर सकता है। अगला देखते हैं, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, लाल, हरा और ब्लू होता है। किसमें है? लाल, हरा और ब्लू मतलब नीला। याद रखिएगा, यह प्राकृतिक रंग है, प्रथम प्राकृतिक रंग है, और इसी को मिलाते हैं तो हमें अन्य रंग प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक रंग यही है, लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। वे कौन से मूल वर्ण इसको कहते हैं? मूल वर्ण मतलब रंग होता है लाल, हरा तथा नीला। याद रखिए, लाल राम गोविंद बाबू, ऐसे याद रखिएगा, राम गोविंद बाबू, लाल, ग्रीन, ब्लू। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो तीनों जब प्राथमिक रंग एक साथ पड़ते हैं तो कैसा हो जाता है? तो वह सफ़ेद हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो राम, गोविंद, बाबू, लाल, हरा, नीला है, तो काला नहीं है। याद रखिएगा। 3 मूल रंग कौन से हैं? तो 3 मूल रंग मुख्य रूप से लाल, हरा तथा नीला है। देख लीजिए, लाल, हरा और नीला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या कहते हैं? लाल, हरा, 3 मूल रंग पूछ रहा है, तो मुख्य रूप से लाल, हरा और नीला है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी है? रंगों की संख्या मूल रूप से 7 है। जैसे हम बताएं आपको, वी की ओर VIB, ये VIB, GYOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट को कहा जाता है बैगनी और इंडिगो को कहा जाता है जामुनी। याद रखिएगा। उसके बाद ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, ऑरेंज, उसके बाद येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी। निम्न रंगों में विषम को पहचान कीजिए। विषम क्या था? भूरा विषम है और सब सम है, मतलब लाल, हरा, पीला सब रंग है। भूरा जो है कॉम्प्लेक्स रंग है, मिला जुला रंग है। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, कि उषा काल में चंद्रमा का दिखना, तो पहला सही है और दूसरा भी सही है। आकाश में तारों का टिमटिमाना चौथा सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। लगातार जुड़े रहिए, लगातार अभ्यास करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, अगले क्विज सीरीज में। धन्यवाद।